मेरा नाम कोमल है। ये रात एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2 से 3 दिन रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उस बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं घबरा कर उठी और मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आया होगा। मैं पहले तो डर गई कि रात के इस वक्त कौन है। बाहर से किसी की आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे मदद की बहुत जरूरत है, मैं जख्मी हूँ, प्लीज दरवाजा खोलें। वैसे भी शहर के हालात बहुत खराब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाजा खोलूं या नहीं खोलूं। एक बार फिर से एक औरत की आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए वरना वो मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरवाजा खोल देती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वो लगभग 30 साल की एक खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उस वक्त उजड़े हुए हालातों में बेचारी बहुत परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के हॉर्न बजने लगे। मैंने चौंक कर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वो कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत डर लगा। मैंने सोचा मुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और ना ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके साथ जेल जाऊंगी। हॉर्न की आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो खुद ही घर के अंदर भाग कर चली गई। मुझे होश आया तो मैं उसके पीछे भागी। वो कहने लगी कि अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी, मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो जहाँ मैं छुप सकूं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे है? वो कहने लगी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता अभी मुझे छुपा दो कहीं भी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आई हूँ और ना ही पहुँचाऊंगी, मेरा भरोसा करो। उसी वक्त बाहर से स्पीकर के जरिए ऐलान हुआ कि एक खतरनाक कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी है तो वो खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वो कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टैंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहाँ भी छुपोगी पुलिस तुम्हें ढूंढ निकालेगी, इसलिए जान बचाने का एक यही हल है कि तुम इस पानी वाली टैंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा हो रहा था लेकिन मेरी राय पर उस औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंडे पानी में मैं उसे कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कहेगी कि इतने ठंडे पानी में कूदने से तो बेहतर है मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मगर अगले ही पल वो ढक्कन उठाकर टैंकी में कूद पड़ी। मैं वहां से टैंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चली गई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, जो दरवाजा खोलते ही अंदर घुसते चले आए। वो मेरे घर की तलाशी लेने लगे। पहला पुलिस मुझसे सवाल पूछने लगा कि तुमने किसी को देखा तो नहीं या किसी को अपने घर में जगह दी हो। मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसको तलाश कर रहे हैं? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर आ गए तो मेरे पसीने छूटने लगे। मेरी सांस रुकने लगी कि कहीं इनको पता न चल जाए कि वो औरत कहाँ है। मगर इतना मुझे यकीन था कि उनका ध्यान पानी वाली टैंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था और सही ही साबित हुआ। वो खाली हाथ नीचे चले आए। पहले वाला कहने लगा, वो इस घर में नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो इस इलाके से निकल गई है। बातें करते वक्त वो सब घर से बाहर निकल गए तो मैंने सुकून और चैन की सांस ली। उनकी आपस की बातों से पता चला कि वो जेल से इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। पुलिस वालों के जाने के कुछ ही मिनट बाद मैं जल्दी से ऊपर गई और टैंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाला। ठंडे पानी की वजह से वो थर थर कांप रही थी। अगर मैं 10 मिनट और वहाँ नहीं जाती तो शायद उसको मरा हुआ पाती। मैं उसे नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बिठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो उसको थोड़ा होश आया। मेरे कपड़े बदलकर वो रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा अब मैं इसके लिए कुछ खाने पीने को भी ले आती हूँ। मैंने उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास ले आई। ना जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वो एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसकी हालत में सुधार आ चुका था। अब मैंने उससे बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और ये कह रही है कि दुबई जेल से एक मुजरिम
मुजरिम औरत फरार हुई है, तो क्या आप वाकई मुजरिम हैं? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। मैं दुबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहाँ की जेलर हूँ। मैंने कहा, क्या? ये सुनकर वो दुबई जेल की जेलर है? मेरे तो होश उड़ गए। एक जेलर के पीछे पुलिस, लेकिन क्यों? मैंने पूछा, अगर आप जेलर हो तो ऐसे मुजरिमों की तरह क्यों भाग रही हो? तो वो कहने लगी कि बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है, अब आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी। क्योंकि मैं ये सब आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी दुबई की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ के क्या हालात हैं। वो कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक है तो ठीक है, तो फिर सुनो। मेरा नाम इज़्ज़ा है और मैं एक बहुत अच्छे और इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पापा जी दुबई के थाने में हवलदार थे। मेरे पापा जी ने बचपन ही से हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था और यही समझाया था कि अपने काम से हमेशा वफादार रहना चाहिए, चाहे काम कितना ही मामूली क्यों ना हो और रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पापा जी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी जिंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपए की भी रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा। पापा के साथ रहने वाले दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए और अच्छी जिंदगी गुजारने लगे थे, मगर हमारा गुजारा गरीबी की वजह से मुश्किल से ही हो रहा था। मैं पापा जी की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए अक्सर घर के हालात से तंग आकर मैं भी उनसे कहती थी कि पापा जी, आप अपने साथ के लोगों को ही देख लीजिए, उन्होंने किस कदर तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में सब तरह के ऐशो आराम है, लोगों के घर रोजाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ वही रूखी सोखी खाकर गुजारा कर रहे हैं। और हम लोग तो ईद पर भी अच्छे पकवान नहीं बनाते, हमें तो कुछ अच्छा देखने को भी नहीं मिलता। खाना तो दूर की बात है, उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और हम लोग तो सरकारी स्कूल में जाते हैं, बाद में हमें नौकरी भी वैसे ही मिलेगी, कोई भी छोटी सी। पापा जी हंसकर कहते, बेटा तो फिक्र ना कर, तेरे नसीब में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैंने मजाक मजाक में कहा। पूछा, क्यों पापा जी, क्या मैं दुबई जेल की जेलर बनूंगी? पापा जी कहते हैं, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है, तू अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास कर लेगी तो तेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी। और मैं हंसकर कहती, पापा जी, आप भी किस जमाने में जी रहे हैं, मेरी सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाली तो हमारे हालात हैं ही नहीं। पापा जी ने गुस्से से कहा, ना रिश्वत और ना ही सिफारिश, कभी भी जिंदगी में इन दोनों चीजों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे पापा जी का तो ये हाल था कि वो ईमानदारी और फर्ज पर अपनी जान दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में पढ़ाने लग गई और बड़ा भाई पापा जी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लग गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी दुबई की जेल का जेलर बनना है और इसके लिए मैं जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगी थी और टेस्ट भी दे दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है, मेरी विनती भी सुनी जाएगी और ऐसा ही हुआ। मैं दुबई की जेलर सिलेक्ट हो गई। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे जिंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो। मेरा ख्वाब सच हो गया था। पापा जी ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा था कि जेल में अलग अलग तरीके की परेशानियां तुम्हारे सामने आएंगी, बस ख्याल रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। मैं दुबई जेल एक बड़ी जेलर थी और औरतों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर कैद थी। शुरू शुरू के दिन थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे पास एक पावर थी। मैं वहाँ सैल्यूट करती तो मेरा सीना फखर से चौड़ा हो जाता था। इज़्ज़ा यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गई। मुझे उनका यूं यहाँ तक कहानी सुनाकर रुक जाना बेचैन कर गया। मैं उनकी कहानी में यूं खो गई थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये सब मेरे सामने हो रहा हो। मैंने बेचैनी से कहा, इज़्ज़ा फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। वो सांस लेकर दोबारा से शुरू हो गई तो मुझे तसल्ली हुई। वहाँ औरतों को उनके जुर्म के मुताबिक कैद किया गया था। रोज सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे। इसके बाद औरतें नाश्ता करती और उसके बाद उनसे काम शुरू करवा दिया जाता था। कुछ औरतें चक्की बेचती थी, कुछ सिलाई करती थी और जो नौजवान लड़कियां थी उनको पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि वो वहाँ से निकलने के बाद कुछ बनकर निकले। शाम को सूरज डूबता और जब रात होने को आती तो उनको खाना दिया जाता और उनको वापस जेल में भेज दिया जाता। शुरू के दिनों में इतना अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ किस किस के ग्रुप बने हुए हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लग गया कि किस औरत ने किसके साथ और क्यों दोस्ती कर रखी है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक जेल उससे कहीं बढ़कर खौफनाक होती है। औरतें जो बहुत खतरनाक जुर्म के नतीजे में पकड़ी गई थी उनको अलग अलग सेल में रखा जाता था। मुझे अपना काम करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी। लगता था जैसे इन लोगों को तो पहले से ही काम करने की आदत नहीं थी, मगर मैं तो रोजाना पापा जी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आती थी। इसलिए न सिर्फ मैं खुद काम करती बल्कि अपने साथ के लोगों को भी खूब डराया
कराया करती थी। मैं अपनी नर्म दिली की वजह से औरतों में बहुत मशहूर हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ की सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी और मुझसे बहुत खुश रहने लगी। औरतें बताती थी कि मुझसे पहले जो जेलर थी वो काम धाम तो कुछ नहीं करती थी, बस रौब झाड़ती रहती थी और बगैर किसी वजह के जिसको मर्जी मारती पीटती थी। मैंने सभी पुलिस वालियों को कह दिया था कि किसी भी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैं राउंड पर गई तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज किसी वजह के बगैर थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाना उसे किसने सिखा दिया। मैंने उसे एक हफ्ते के लिए सरेंडर करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा था। मैंने औरतों को अलग तरीके से रोजगार सिखाने शुरू कर दिए थे। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल से नवाजा गया। वहाँ मेरे काम को खूब सराहा गया, खूब सारी तारीफें हुई। इसी दौरान मेरे लिए एक अफसर मंजूर का रिश्ता आया, जिसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए चुना और मेरी शादी हो गई। मेरे शौहर बिल्कुल वैसे ही ख्यालात के थे जैसे मेरे पापा जी थे, इसलिए मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। मगर कहते हैं ना, आजमाइश इंसान पर उसी वक्त आती है जब वो ज्यादा ही अपनी जिंदगी में खो जाए। मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। उन्हीं दिनों जेल के बाहर से देसी घी के भरे हुए डिब्बे अंदर जाने लगे। शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस किस्म की चीजें भेजते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोजाना देसी घी के डिब्बे जेल में आने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे ये बात हजम नहीं हुई कि ये क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा कि रोज रोज देसी घी के डिब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवाता है। एक अच्छा जेलर वो होता है जिसने कैदियों में से ही अपने जासूस बनाए हों, ताकि उनको पल पल की खबरें मिलती रहे। मैंने भी इसी औरत को अपने लिए जासूसी करने को कहा था, जिसके लिए मैंने लेडी कांस्टेबल को एक हफ्ते के लिए सरेंडर किया था। मेरे इस अंदाज से वो मेरी वफादार हो गई थी। वो मेरे कहने पर मुझे खबरें देती रहती थी कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए एक दिन मैंने सारे घी के डिब्बे खुलवाए और अच्छे से डिब्बों की तलाशी ली। उन डिब्बों में देसी घी ही था। मैंने उस औरत को बुलवाया जो मुझे सारी खबरें देती थी। मैंने उससे कहा कि मुझे अंदर मालूम करके बताओ, देसी घी के डिब्बे आखिर किस लिए आते हैं और कौन इन्हें इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिनों के अंदर सारी रिपोर्ट्स बनाकर दो। मेरी ड्यूटी ज्यादातर दिन के वक्त ही होती थी और रात के वक्त एक और जेलर ड्यूटी पर आ जाती थी। दिन के वक्त तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ क्या होता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती थी। इसलिए जासूस को काम पर लगा दिया। मैंने बीच में टोकते हुए पूछा, इजा क्या आपको देसी घी के डिब्बे की वजह से शक हुआ था? मेरे सवाल पर जेलर इजा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, रोजाना ही कई डिब्बे देसी घी के जेल के अंदर जाते थे और मेरी नजरों में ये नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाजा अब बार बार यही कह रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नजरों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे सनसनीखेज लफ्जों में आकर जो खबर सुनाई वो सुनकर ही मैं दंग रह गई। उसने कहा कि देसी घी रोज रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर, सारा स्टाफ इस बात को जानता है। मैं उलझन में पड़ गई कि अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों औरतों को दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने अपनी जासूस से कहा कि मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रोजाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती हैं। जासूस ने जिनके नाम बताए उन औरतों को देखकर मैं चौंक गई। वो औरतें पहले तो इतनी सेहतमंद नहीं थी, दुबली पतली सी थी, मगर अब देखा तो काफी सेहतमंद लग रही थी। जासूस ने मेरे कान में चुपके से कहा, इजा जी, ये सारा कमाल इसी देसी घी का है। ये इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैं नजरअंदाज कर दूं। मुझे एहसास हुआ कि इस मामले की तह तक मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों के दिलों पर बिजली बनकर टूटी थी। मैंने दिन के वक्त घर में अपनी नींद पूरी कर ली ताकि वहाँ रात को जाग सकूं। रात के 9 बजते ही मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी छुपे कहीं जा रही है। मैंने सोचा कि इसके पीछे जाकर देखती हूँ और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसका पीछा करने लगी कि वो कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उसने मुझे चौकन्ना कर दिया, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में वो कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहले चौंका देने वाली बात तो ये थी कि रात के इस वक्त देसी घी खाने की क्या जरूरत थी, और जबरदस्त बात ये कि जेल के आखिरी वाले अंधेरे कमरे में जाने की क्या तुक बनती है। मैंने 2-3 दिन यही रूटीन देखी, लेकिन इसके अलावा कोई और जबरदस्त बात मेरी गिरफ्त में ना आ सकी। मैं कुछ भी पूछकर उनको शक करने का मौका नहीं दे सकती थी, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी कि कभी तो मौका आएगा कि कोई और सबूत मिले। और सबूत आखिर एक दिन मिल ही गया। उस दिन रात के 11 बज रहे थे। मैंने अपना सर मेज पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली ताकि कोई देखे तो यही समझे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे
ऑफिस में कोई आया। आहट से मैंने पहचान लिया कि लेडी कांस्टेबल है। वो मुझे सोता देखकर बाहर चली गई। वो किसी से कहने लगी, लगता है जो नींद की दवा मैडम को दी है उसने असर दिखा दिया। इज़ा सो रही है, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसलिए उन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वो दोनों वहाँ से चली गई। मैंने हैरत से पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जेल में जिसकी मुझे खबर नहीं थी, और मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ क्या हो रहा है। उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि जो भी हो रहा है इसी अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सकूं ऐसा क्या हो रहा है। वहाँ पर उठते ही मेरा सर चकराने लगा, मुझे चक्कर आ रहे थे। लगता था कि मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई थी उसने अब असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहीं पर सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं हुई कि मैं कहाँ पर हूँ। सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था, इसलिए घर चली गई। घर जाने से पहले उन औरतों के सेल की तरफ आई ताकि कोई बात उनके बारे में पता कर सकूं, मगर वहाँ पर सब ठीक लगा तो मैं वापस आ गई। घर आकर मैं सोचती रही इस कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन था जिससे वो रात बात कर रही थी। इसके बाद मैं रात को दोबारा ड्यूटी पर गई। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की जाएगी, मगर आज मैंने वो पी नहीं, पास के ही वॉश बेसन में बहा दी और खाली कप रखकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो कप लेने आए तो मुझे सोता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज में बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकल आई। रात के 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ की लाइट बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहाँ पर अंधेरे कमरे में वो औरतें रहती थी जो रोज देसी घी खाती थी, लेकिन आज वहाँ उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रखी थी। मैं एकदम उन पर चिल्लाई और मैंने चेक करके कहा कि ये सब क्या हो रहा है। जो नजारा मेरे सामने था उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल है। वो औरतें सुरंग खोद रही थी। उन्होंने अच्छी खासी सुरंग खोदी हुई थी। जाने कितने हफ्तों से या महीनों से ये काम किए जा रही थी। वो औरतें कत्ल के जुर्म में जेल में लाई गई थी और अदालत की तरफ से उन दोनों को उम्र भर कैद की सजा सुनाई गई थी। वो दोनों यहाँ से फरार होने के लिए सुरंग खोद रही थी और इस काम में मेरा पूरा कार अहला भी शामिल था। लेडी कांस्टेबल का यूं मुझे सामने देखकर सांस रुक गया और उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया, जिसकी टॉर्च ऑन करके वो उसके सर पर खड़ी थी। वो सुरंग खोदती थी इसलिए देसी घी खाती थी, क्योंकि सुरंग खोदना आसान काम नहीं होता, इसलिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वो देसी घी खाकर रोजाना के 3-4 घंटे सुरंग खोदने में लगा देती थी। वहाँ खड़े खड़े ही मैं सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने लेडी कांस्टेबल को पूछा, और कौन तुम्हारे साथ मिला हुआ है? कल मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था, वो कौन है? वो बहुत घबराई हुई थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं हाई कमीशन से बात करती हूँ। जब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। कहने लगी, प्लीज किसी को फोन मत कीजिएगा। अभी मैंने फोन उठाया ही था कि मेरे सर पर किसी ने बहुत जोर से वार किया और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। होश में आई तो मैंने देखा मैं खुद भी जेल के ही एक कमरे में कैद थी। मुझे याद आया कि मैं फोन करके जानकारी देने वाली थी कि किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया। वो लेडी कांस्टेबल के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। उसी ने अपना राज खुल जाने के डर से मुझ पर वार किया होगा। मैं होश में आई तो देखा कि वो अकेली नहीं थी। जो साथी उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी वो साथी उस वक्त उसके साथ मौजूद थी, लेकिन उसकी साथी को देखकर मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मुझे यकीन नहीं आया कि वो नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगता था जैसे वो एक लापरवाह लड़की है, मगर वो इतना घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी कामों को अंजाम देगी। फिर उन दोनों औरतों ने मिलकर मुझे कैद कर लिया था। दोनों मिली हुई थी। उन दोनों की मदद से वो कैदी औरतें सुरंग खोद रही थी और इस मदद के बदले वहाँ की कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए गए। पैसों के लालच में आकर ऐसे गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला इससे भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। जो देसी घी जेल के अंदर चेक होकर आता था, उस देसी घी में खास एस्टाइड शामिल किए जाते थे, जिसके रोजाना इस्तेमाल से इंसान को उसकी आदत हो जाती है। देसी घी की चोरी अंदर ही अंदर बेचा जाता था। ये कोई मामूली देसी घी नहीं था। ये सारा काम रात के वक्त उस जेलर की मौजूदगी में निहायत चोरी चुपके होता था। उस जेलर ने ये सारी बात मुझे खुद अपने मुंह से बताई। उसने अपने सारे जुर्म मेरे सामने कबूल किए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसने मुझे मेरे ही जिस दफ्तर में कैद किया हुआ है, वहाँ तो मैंने पहले से ही एक कैमरा लगाकर रखा हुआ था जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब भी किसी से उसका जुर्म कबूल करवाना होता था तो मैं उसी को इसी कमरे में ले जाती थी और उसका बयान उसी कमरे में रिकॉर्ड हो जाता था, जो बाद में एक सबूत के तौर पर काम आता था। उसने मेरी तरफ से कोर्ट को ऑफिशियल तौर पर छुट्टी का खत पोस्ट कर दिया था ताकि मेरा गायब होना पूरी तरह से किसी को खटके नहीं। उसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को भेज दी, जिसमें मुझ पर संगीन इल्जाम
लगाए गए थे। उनका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम जैसे ही वो मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आई तो मैं उस पर काबू पाकर वहां से फरार हो गई और तब से वो मेरे पीछे लगी है ताकि मुझे पकड़ सके। ये थी मेरी सारी कहानी जिसको सुनने के लिए तुम्हें इतनी बेचैनी थी। मैंने सारी बातें सुनकर भी हिचकिचाते हुए इज़ा से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगी? जेलर इज़ा कहने लगी, मुझे बस किसी भी तरह वो खुफिया कैमरा अपने कब्जे में करना है। इसी में सारी बात रिकॉर्ड है। मगर यही मैं सोच रही थी कि अब मेरा वहां जाना तो खतरे से खाली नहीं है। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेती तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। किसी भी तरह से मुझे इस कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इज़ा मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा ख्याल है आपको नौकरी से भी निकाल दिया होगा। मैंने अप्लाई कर रखा है और अब टेस्ट देने जाना है। अगर तो मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपकी बेगुनाही मैं खुद साबित कर दूंगी। मैंने जेलर इज़ा को कहा कि मेरे सब घर वाले दूसरे शहर शादी में गए हुए हैं। आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकती हैं। मगर अगले दिन उसने अपने शोहर को फोन किया और उसके साथ चली गई। मुझे ये सारी कहानी जानकर उस बेचारी के लिए बहुत दुख हुआ था। इज़ा एक ईमानदार जेलर थी। मैंने अगले दिन पेपर दिया और गुजारिश करने लगी कि मैं जेलर के तौर पर अपॉइंट होना चाहती हूँ। मेरा मकसद इज़ा की बेगुनाही साबित करना था और इस मकसद के लिए जरूरी था कि मैं दुबई जेल के अंदर जाती और ये सिर्फ जेलर की हैसियत से ही मुमकिन था, जो कि शायद मैं ही कर सकती थी। मेरी दुआ रंग लाई, मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। इंटरव्यू की सारी तैयारी मुझे इज़ा ने ही करवाई थी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई थी। मैंने वहाँ जाते ही पहले दिन देख लिया था कि वो कौन सी औरतें थी जो सुरंग खोदती थी और यही देसी घी हजम करती थी। उन औरतों को देखकर अंदाजा हुआ कि उनका काम अभी भी जारी था। मैंने चुप करके बड़े अदाकारियों को लेटर लिखकर ये बताया कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है और इसकी जिम्मेदार रात की ड्यूटी वाली जेलर और लेडी कांस्टेबल है। उसके साथ ही मैंने वो कैमरा भी सबूत के तौर पर साथ में भिजवा दिया, जो मुझे ठीक उसी जगह मिला था जिसका मुझे इज़ा ने बताया था। ठीक रात 11 बजे जेल के सेल में छापा पड़ गया जहाँ सुरंग खोदी जा रही थी और उन औरतों को सुरंग खोदते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लेडी कांस्टेबल और नाइट ड्यूटी वाली जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। ये सब मैंने अपनी ड्यूटी के दूसरे दिन ही किया था, क्योंकि मेरा इरादा ही यही था कि सच सामने लाया जाए। जेलर इज़ा की बेगुनाही साबित हो गई और उसे उसकी पोस्ट दोबारा से दी गई है। दुबई जेल की नाइट ड्यूटी और जेलर की पोस्ट इज़ा को दे दी गई और दिन की ड्यूटी मुझे दे दी गई। जेलर इज़ा ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुमने मेरी मदद की और अब मेरी जेलर इज़ा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों ने पहले की तरह मिलकर जेल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया और सब कुछ पहले की तरह अच्छा होने लगा था। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी?